नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने क्या किया, वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में पूरा डेप्थ में, कुछ डिफेक्ट बैलेंस बच गया था तो आज हम पार्ट 2 बना रहे हैं। क्रैक के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लिया, क्रैक के बाद सॉलिड जो क्रैक आता है उसके सॉलिडिफिकेशन क्रैक उसके बारे में हमने डेप्थ में गए। हाइड्रोजन क्रैक क्यों आता है, कैसे रिमूव करना चाहिए उसके बारे में, लेमिनार क्रैक के बारे में, और पोरोसिटी क्यों आता है और उसके रीजन क्या होते हैं और हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए उसके बारे में हमने डेप्थ में गए। सरफेस पोरोसिटी भी क्यों आता है उसके बारे में, क्रैटर पाइप इसके बारे में भी हम ज्यादातर डेप्थ में गए। और क्रैटर पाइप है जनरली मोस्टली एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट में आता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया पूरा लास्ट हमारे वीडियो में। और सॉलिड इंक्लूजन के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया और टंगस्टन इंक्लूजन के बारे में पूरा डेप्थ में गए। तो आज हम दूसरा पार्ट बना रहे हैं, उसमें हम दूसरे टाइप के अलग अलग जो डिफेक्ट्स है जो बच गई थी हमारे पार्ट वन में, क्योंकि पार्ट वन में भी बहुत 2 घंटे का 1.5 घंटे का लंबा वीडियो बन गया था। तो अभी ये दूसरे पार्ट में मैं बना रहा हूँ मिसलेनियस इनपरफेक्शन। तो हमने देखा कि अभी तक बहुत सारे क्रैक है, पोरोसिटी है, पिन होल है, वो सब के बारे में हम डेप्थ में गए कि क्यों क्यों आता है। अभी मिसेलेनियस कुछ ऐसे डिफेक्ट्स है जो वेल्डिंग का जो डैमेज करती है, वेल्डिंग को प्रॉब्लम करती है, वैसे डिफेक्ट के बारे में हम अभी जाएंगे। आर्क स्ट्राइक, बहुत सारे लोग ऐसा देखते हैं कि भाई आर्क स्ट्राइक क्या है यार, सिंपल है, जाने दो, चलता है वर्ड की वजह से ही हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं। बाकी इसी के लिए बाकी के लोग जो है गल्फ कंट्रीज है हमारे आज से बहुत साल पीछे थे, लेकिन आज हमसे आगे चले गए। चलता है वर्ड यूज होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले आर्क स्ट्राइक है वो चलता ही नहीं है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर दिया है आर्क स्ट्राइक क्यों आता है और उसके रीजन क्या है और इससे वेल्ड मेटल के ऊपर क्या डिफेक्ट करेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आर्क स्ट्राइक क्यों आता है? पुअर एक्सेस टू द वेल्ड, मतलब जहां पे एक्सेस प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है, उसी की वजह से भी वो वहां पे आर्क स्ट्राइक आएगा। मिसिंग इंसुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड होल्डर और टॉर्च, कभी कभी आपने देखा होगा वेरी ओल्ड कंपनी है वहां पे क्या होता है, और नई कंपनी में भी ऐसा होता है कि होल्डर जो है उसका अर्थिंग केबल है या फिर उसका होल्डर है, उसके ऊपर एक रबर का वो रहता है, प्लास्टिक का इंसुलिन रहता है, इंसुलेशन रहता है, लेकिन वही टूट गया रहता है। तो वो कहाँ पे भी हम मटेरियल के ऊपर रखेंगे तो वहाँ पे आर्क स्ट्राइक होने का चांसेस है। तो इसी के लिए यहाँ पे आपको ये क्लियर देखना चाहिए कि आपका जो होल्डर है, टॉर्च का होल्डर है, वो प्रॉपरली इंसुलेशन होना चाहिए प्लास्टिक का, ठीक है। वहाँ सिरेमिक भी यूज होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के है होल्डर, जितना जैसा पैसा दोगे वैसा ही आपको होल्डर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पढ़ना नहीं चाहता टाइप्स ऑफ होल्डर में, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है वो कवर होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से कवर नहीं होगा तो क्या होगा, जहाँ पे भी आप मेटल के ऊपर रखेंगे वहाँ पे वो मेटल टू मेटल कनेक्शन आएगा और मेटल टू मेटल वहाँ पे राउंड सर्किट क्लियर होगा और वहाँ पे आर्क स्ट्राइक होना स्टार्ट होगा। तो आर्क स्ट्राइक होने का चांसेस है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट रेगुलर इंस्पेक्शन स्कीम फॉर द इलेक्ट्रोड होल्डर एंड टॉर्च का आपको इंस्पेक्शन करना चाहिए। जनरली में देखा है गल्फ कंट्री में तो हम लोग बहुत ऐसा करते हैं, हर इंस्पेक्शन करते हैं, तुरंत हम होल्डर चेंज करते हैं जैसे ही वो डैमेज होता है, डैमेज भी होता है, ऊपर का जो है वो थोड़ा क्रैक भी होता है, तब भी हम उसको चेंज कर देते हैं। लेकिन इंडिया में मैं देखा है कि क्या होता है, चलता है यार, चलने दो, जाने दो यार, अभी और एक आध महीना चलाने दो, तो इसी की वजह से आर्क स्ट्राइक होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको ये देखना है। दूसरा क्या है, फेलर टू प्रोवाइड द इंसुलेशन रेस्टिंग प्लेस एंड टू इलेक्ट्रोड होल्डर टॉर्च व्हेन नॉट इन यूज। अगर आपको इलेक्ट्रोड होल्डर अभी वेल्डिंग खत्म हो चुका है या वेल्डिंग आप बंद कर रहे हैं, तो आपको होल्डर प्रॉपर तरीके से उसको रखना चाहिए, आप प्रॉपर तरीके से उसको लटकाना चाहिए। अगर आप ऐसे ही जनरल मेटल के ऊपर रख देंगे, कोई कोई पैर लगाएगा तो थोड़ा हिलेगा और तुरंत मेटल कांटेक्ट में आएगा तो तुरंत आर्क स्ट्राइक होगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है आर्क स्ट्राइक आने का। आर्क स्ट्राइक आने से बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है क्योंकि उसका जो आर्क स्ट्राइक कैन प्रोड्यूस द हार्ड हीट अफेक्टेड जोन। हार्ड इफेक्टेड जोन का मतलब क्या हुआ, वहां पे मेटल जो है वो हार्ड साइड हो जाएगा, हार्ड बन जाएगा, वहां से क्रैक आने का चांसेस हो जाएगा। तो मटेरियल जहाँ पे हार्ड होता है, आपने देखा होगा कि जो हमारा फ्रूट है वो थोड़ा बिगड़ता है तो फिर थोड़ा पूरा पकड़े पूरा बिगड़ जाता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि पहले वो थोड़ा बिगड़ा, फिर वो अंदर पे जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो पूरी
पूरा फ्रूट के अंदर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे ऐसा होता है कि आप बेस मेटल के थोड़ा आर्क स्ट्राइक होगा, उसको आप रिमूव नहीं करेंगे तो वहाँ पे फ्यूचर में क्रैक भी होगा और मे बी क्रैक भी होने का चांस है और धीरे-धीरे वो मटेरियल वहाँ से इरोड एंड कोरोड भी स्टार्ट होगा, ठीक है? तो आपको एक देखना है कि आर्क स्ट्राइक जैसे ही आता है उसको ग्राइंडिंग स्मूथ ग्राइंड करके निकाल देना है या फिर वहाँ पे ब्रशिंग मार देना है, वो सब चीज़ यहाँ पे ऐसा करना चाहिए। एक्चुअली तो कोड ऐसा बोलता है कि आपको ग्राइंड ही करना चाहिए, ठीक है? लेकिन मैंने देखा है इंडिया में लोग पोछा भी मार देते हैं। वो जो कपड़े का आता है ना, कपड़े को ऐसे-ऐसे दबा देते हैं, ब्लैकिश निकाल देते हैं, तो उसको किसी को क्लाइंट को पता ना चले यहाँ पे आर्क स्ट्राइक। एक ग्राइंडिंग मारने का तसदी नहीं लेते हैं लोग। मैं देखा क्यूसी इंस्पेक्टर है, वेल्डिंग इंस्पेक्टर है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जो आर्कस्ट्राइक आता है ना, तो टीपीआई उसको डाँटे नहीं, टीपीआई कुछ बोले नहीं, इसके लिए उसके ऊपर पोछा मार देते, तो वो गलत बात है। आपको वहाँ पे ग्राइंडिंग मारना चाहिए। अगर आप ग्राइंडिंग नहीं मारते, तो मैं जो बोला मटेरियल वहाँ पे हार्ड हो जाएगा और धीरे-धीरे वहाँ से रस्टिंग भी स्टार्ट होगा, वहाँ पे क्रैक भी आने का चांसेस है। तो आपको ये सब चीज़ सीरियसनेस से देखना है। दिस कैन लीड द सीरियस क्रैकिंग इन सर्विस, तो सर्विस में सीरियस क्रैकिंग आने का वहाँ पे चांसेस है। इट इज बेटर टू रिमूव द आर्क स्ट्राइक बाय ग्राइंडिंग देन वेल्ड रिपेयर। वेल्ड रिपेयर जैसे करते हैं वैसे ही आपको ग्राइंडिंग करके उसको रिमूव करना चाहिए। और मैं देखा इंडिया में बहुत सारे आर्क स्ट्राइक में जब देखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि चलो हम एनसी लगाना स्टार्ट करते हैं, आर्क स्ट्राइक नहीं रिमूव हुआ, आप क्या कर रहे हैं? अब जब मैं क्वालिटी इंस्पेक्टर को समझाता हूँ तो वो लोग क्या बोलते हैं, क्या सर चलता है, ये छोटी बात के लिए आप एनसीआर डालेंगे। लेकिन मैं गल्फ कंट्री में देखा है कि बहुत सारे लोग, मोस्टली मोस्टली मीन 99% लोग आर्क स्ट्राइक देखते हैं, टीपीआई या क्लाइंट देखता है या एंड यूजर देखता है तो उसके ऊपर एनसीआर ही मारता है। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो एनसीआर मारता है। यहाँ पे क्या चलता है यार, जाने दो, ऐसा वर्ड की वजह से हमारा प्रॉब्लम है, तो हमको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, ये सब चीज नहीं चलेगा। लॉस करंट, लूज लूज करंट, रिटर्न क्लैम्प, कभी-कभी क्या होता है, करंट लूज़ होता है, करंट कभी अपडेट धीरे-धीरे कभी आता है, बंद बंद हो जाता है, आता है, बंद हो जाता है, ऐसा मतलब कभी-कभी ऐसा होता है। अप एंड डाउन होता है करंट, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको क्या करना का पड़ेगा, मशीन जो है उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, मशीन को वापस कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, जो भी है, आपको प्रॉपर करंट आना चाहिए। अगर प्रॉपर करंट नहीं आएगा तो आपका जो होल्डर इलेक्ट्रोड है वो झटके-झटके से चलेगा, उससे भी आर्क आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, एडजस्टिंग द वायर फीड मिग वेल्डिंग विदाउट इंसुलेशन वेल्डिंग करंट। वो तो सबको पता है कि भी इंसुलेशन प्रॉपर नहीं रहेगा तो वो वेल्डिंग की करंट की वजह से वहाँ पे आने का चांसेस है आर्क स्ट्राइक। उसके लिए हमको वेल्डर को जनरली ट्रेन करना चाहिए कि आपको कैसे आपको एडजस्ट करना है वेल्डिंग करंट को, कैसे आपको आगे बढ़ना है उसके हिसाब से, ठीक है? तो आर्क स्ट्राइक यहाँ पे मैं आपको क्लियर समझाया कि भाई आर्क स्ट्राइक प्रोहिबिटेड, आपको आर्क स्ट्राइक को ग्राइंडिंग से रिमूव ही करना है। आपके पास कोई चांस ही नहीं है, कोई सहारा नहीं है, ठीक है? उसको रिमूव ही करना है। अब अभी आता है स्पैटर। स्पैटर क्यों आता है? सबसे पहले स्पैटर जो है वो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर हमको एनडीटी करना है, कोई पीटी, एमटी, आरटी, यूटी, वीटी जो भी एग्ज़ामिनेशन करना है उसमें स्पैटर एकदम बहुत हमारे इंस्पेक्शन में इफ़ेक्ट करता है। पीटी करना है तो स्पैटर फ़ॉल्स इंडिकेशन दिखा देगा कि यहाँ पे कुछ है ऐसा करके, तो ये भी मेबी चांस है। यूटी करने के टाइम यूटी हम प्रॉपर तरीके से हम प्रोब को स्लाइडली घुमा नहीं सकेंगे तो वो भी मसला है। एम्प्टी करने में भी हमको मसला है, जब एम्प्टी करेंगे तो हमको फ़ॉल्स इंडिकेशन का चांसेस रहता है। तो वो सब चीज़ की वजह से हमको स्पैटर तो पहले लाना ही नहीं चाहिए। अगर स्पैटर आ गया है तो उसको सीज़ल से रिमूव करना चाहिए, ग्राइंडिंग से रिमूव करना चाहिए, वायर ब्रश से उसको घिस के निकालना चाहिए, ठीक है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1-2 स्पैटर है, ठीक है यार जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप आरटी करते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम करता है, यूटी करते हैं, तो आप यूटी प्रॉपर वे से कर नहीं सकते, कुछ डिफेक्ट रह जाएगा तो वो छूटने का चांसेस है, वो स्पैटर की वजह से। आपका प्रोब भी प्रॉपर तरीके से स्लाइड नहीं होगा, तो आप यूटी कैसे करेंगे? तो आपको स्पैटर जनरली रिमूव करना चाहिए। वो क्यों आता है? हाई करंट की वजह से। हाई करंट जब रहता है, तब क्या होता है, वेल्ड मेटल है, उसके ऊपर 70% और जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसमें 30% हीट प्रोड्यूस होता है और करंट हाई है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड के ऊपर करंट हाई की होने की वजह से वहाँ पे मेल्टिंग ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोड के अंदर मेल्टिंग ज़्यादा होके जैसे ही बेस मेटल के अंदर गिरता है, भले ही वो डिस्टेंस 3 2 से
8 एमएम के बीच में ही रहता है वो डिस्टेंस, लेकिन वो जब गिरता है तब वो स्प्रेड हो जाता है। वो एयर की वजह से आप समझ लो, या फिर कोई आप कुछ डिफरेंट चीज़ की वजह से आप समझ लो कि वहाँ पे ये स्प्रेड हो जाता है। स्प्रेड होने की वजह से डॉट डॉट होके अगल-बगल में घूम जाते हैं। तो आपने देखा होगा एफसीएडब्ल्यू है, एफसी फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग, और एफसीएडब्ल्यू में हम क्या करते हैं, शील्डिंग गैस CO2 यूज़ करते हैं, और एफसीएडब्ल्यू में सबसे ज़्यादा स्पैटर आने का चांसेस है। जीएमएडब्ल्यू में सबसे ज़्यादा स्पैटर आने का चांस है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ही यही है कि आप जब हाई प्रोडक्टिविटी आप ज़्यादा लेना चाहेंगे, उस टाइम पे अगर करंट भी आप ज़्यादा करते हैं, तो क्या होता है, स्पैटर आने का चांसेस है। वो जो वेल्ड बीड है, सॉरी वेल्ड हमारा इलेक्ट्रोड है, वो ज़्यादा फटेगा तो क्या होगा, अगल-बगल में छिटाव होगा, और वो छिटाव ही आप स्पैटर बोल सकते हैं, ठीक है? तो वो भी एक रीज़न। लॉन्ग आर्क लेंथ का मतलब क्या हुआ? आपका वर्कपीस है वो, और आपका इलेक्ट्रोड टॉर्च या फिर फिलर या फिर इलेक्ट्रोड, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं लॉन्ग आर्क लेंथ, सॉरी आर्क लेंथ बोलते हैं। अगर वो ज्यादा है, अगर वो 5-10 mm 15 mm तक है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग आर्क। अगर शॉर्ट आर्क लेंथ किसको बोलेंगे, एकदम नजदीक है, 2 mm है या टच ही हो गया है, तो उसको शॉर्ट आर्क लेंथ बोलेंगे, ठीक है? जब आप लॉन्ग आर्क एकदम ऊपर रखते हैं आप हाथ, और इलेक्ट्रोड भी थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस में है, ऊपर तक है आपका वर्क पीस से, तो क्या है, इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रोड जब फ्यूज होता है तब वो नीचे गिरता है बेस मेटल में। जब क्या करता है, वोल्टेज जो है उसको फोर्स मारता है, वोल्टेज फोर्स मारेगा तो वो नीचे गिरेगा। नीचे जैसे ही गिरेगा, तो जैसे ही एयर में ट्रैवल स्टार्ट होगा, तो वो फटेगा, और फट के वो सीधा अगल बगल में बैठ जाएगा, तो उसको बोलते हैं स्पैटर। तो वो भी आपको नहीं करना चाहिए। मैग्नेटिक आर्क ब्लो, कभी-कभी क्या होता है, आप आर्क ब्लो पहले क्या है ये मैं बता देता हूँ। आर्क ब्लो में क्या होता है, जनरली वेल्डर जब वेल्डिंग मारता है, उस टाइम पे उसके अगल-बगल में जहाँ पे वेल्ड स्पूल है, जहाँ पे वेल्डिंग मारना है, वो एरिया में अगल-बगल में राउंड में एक आर्क जनरेट होता है, जो हम लोग देखते हैं ना कि आर्क हुआ, यार थोड़ा आँख बंद कर लो, या फिर आप क्या करेंगे, ब्लैक ग्लास से उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वो एक एकदम हाई उसका इंटेंसिटी रहेगा, वैसा उसको बोलते हैं आर्क ब्लो, ठीक है? तो वो आर्क ब्लो में जब आप वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे, उस टाइम पे मैग्नेट होगा, तो बाहर का कोई चीज़, वो जो जहाँ से गिरेगा, बेस मेटल इलेक्ट्रोड से आपका वर्क पीस के अंदर गिरेगा, तो बाहर मैग्नेट रहेगा, तो वो उसको खींचेगा। तो खींचने की वजह से भी वो जो मेल्टिंग हुआ है, वो नीचे गिरने के टाइम वो फटेगा, और फटने के बाद वो धीरे-धीरे अगल-बगल में बैठ जाएगा, तो उसको बोलते हैं हमारा स्पैटर। तो वो भी एक रीज़न है स्पैटर आने का, तो आपको ये ध्यान रखना है। इनकरेक्ट सेटिंग इन जीएमएडब्ल्यू प्रोसेस, जीएमएडब्ल्यू में इनकरेक्ट सेटिंग मीन्स सेटिंग प्रॉपर नहीं है। आपका जो अंदर का कैप है वो प्रॉपर तरीके से फिट अप नहीं है, या फिर आप लेंथ ज़्यादा रख रहे हैं तब भी, फिर आप वेल्डिंग करंट ज़्यादा रख रहे हैं तब भी, तो मतलब ये आपका वेल्ड मारने का प्रॉपर सेटिंग है, वो प्रॉपर तरीके से फिट अप नहीं है, तब भी आपको चांसेस है। डंप इलेक्ट्रोड में क्या होगा, डंप मतलब एक गीला, ठीक है? अगर ऑयली, रस्टी ऐसा करके ये उसको डंप इलेक्ट्रोड ही बोलेंगे, ठीक है? तो वैसे इलेक्ट्रोड से आप वेल्डिंग मारेंगे, तब भी वेल्ड मेटल जो है वो प्रॉपर तरीके से फ्लो होके वेल्ड मेटल के अंदर प्रॉपर तरीके से बैठेगा नहीं। तो वो भी एक रीज़न है, इसके लिए हम लोग जनरली उसको बेकिंग करते हैं इलेक्ट्रोड को। तो ये चीज़ आपको करना चाहिए। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ शील्डिंग गैस, आप CO2 ज़्यादा यूज़ करेंगे, देखो CO2 है ना, वाटर गैस है, और उसका ऑलरेडी आपका आपका करंट भी थोड़ा एवरेज में है, लेकिन ये गैस वाटर है, तो ऑलरेडी हीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से आपको स्पैटर आने का चांसेस है, क्योंकि हीट ज़्यादा जनरेट होगा, वैसे वो पानी जैसा वो जो मेटल है वो लिक्विड फॉर्म में जनरली रहेगा, और लिक्विड फॉर्म से वो जनरली एक दूसरे के बॉन्ड जो है वो प्रॉपर तरीके से फिटअप नहीं रहेगा। वो जो बॉन्ड है उसके एक दूसरे के पार्टिकल है उसके बीच में एकदम गैप रहेगा, और बॉन्डिंग है वो प्रॉपर नहीं होने की वजह से पार्टिकल का बॉन्ड जो
नहीं होने की वजह से यहाँ पे वो मेटल फट जाएगा और फटने के बाद अगल-बगल में बैठेगा। वेल्ड जहाँ पे हमारा ग्रूव एंगल है उसमें तो थोड़ा ही बैठेगा, लेकिन अगल-बगल में ज़्यादा बैठेगा, तो वो फिर बाद में क्या हो रहा है, वो कोल्ड होके सॉलिडिफिकेशन होके वो स्पैटर का रूप ले लेंगे। तो वो भी एक मसला है। आपको हॉट गैस नहीं यूज़ करना चाहिए। हॉट गैस मतलब CO2, CO2 आप यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम आने का चांसेस है। और आपको CO2 के अंदर अगर आर्गन थोड़ा ऐड कर देंगे, CO2 के अंदर अगर थोड़ा आप हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, CO2 के अंदर आप O2 ऐड कर देंगे, ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, सॉरी, CO2 के अंदर, हाँ, O2 ऐड करेंगे, थोड़ा परसेंट के वाइज में बोल रहा हूँ, ठीक है। आर्गन थोड़ा ज्यादा, हीलियम थोड़ा ज्यादा ऐड करेंगे तो क्या है, थोड़ा चांसेस स्पैटर आने का कम है। लेकिन GMAW में तो ये चांसेस ज्यादा है। CO2 जिसमें CO2 यूज होता है, FCAW में CO2 यूज होता है, ठीक है। तो आपको मिक्स गैस यूज करेंगे तो वेल एंड गुड, फॉर स्पैटर आने का चांसेस कम है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है स्पैटर इन इटसेल्फ द cosmetic imperfection and does not affect the integrity of weld, but however it is usually caused by the excessive weld current, and it is signed that the welding condition are not ideal, and so there are usually other associated problem within the structure and high heat input. हाई हीट इनपुट की वजह से यहाँ पे स्पैटर आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। टॉन सरफेस वो ज़्यादा आपको एग्जाम में बहुत क्वेश्चन नहीं है इसका कोई भी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ग्राइंडिंग मार्क्स। अभी आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील का वेल्डिंग आप मारते हैं, उस टाइम पे आपको ग्राइंडिंग मार्क्स एकदम क्लियरली शार्प दिखते हैं, तो वो सब चीज़ गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। स्मूथ ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग करते हैं तो ग्राइंडर का भी एक स्किल है, ग्राइंडर का भी इंटरव्यू लेके करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गल्फ कंट्री में तो जनरली इंटरव्यू होता ही है ग्राइंडर का, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं जनरली, ए भाई हेल्पर है, ओके ग्राइंडिंग मारना आता है, थोड़ा बहुत सीख जाने का, आ जा तू मेरी कंपनी। ये सब गलत बात है यार, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ग्राइंडर भी एक स्किल ग्राइंडर होना चाहिए। अगर स्किल ग्राइंडर नहीं है तो ग्राइंडिंग मार्क आने का चांसेस है, चिपिंग मार्क आने का चांसेस है, अंडर फ्लश आने का चांसेस है। बहुत सारा ग्राइंडर का डिफेक्ट है, ग्राइंडर लाने का चांसेस है। ग्राइंडर प्रॉपर तरीके से रिपेयर आया, उसको भी एक्सकवेशन नहीं कर पाएगा, उसको भी प्रॉपर खुदाई करके वो प्रॉपर तरीके से पीटी करके फिर वो कॉन्फिडेंस से नहीं बोलेगा कि हाँ यहाँ पे स्लैग मैंने निकाल दिया ऐसा। तो आप अगर ग्राइंडर को स्किल ग्राइंडर यूज करेंगे, आप अच्छा सा ग्राइंडर लेके काम करेंगे, तब क्या होगा, ग्राइंडर मैन की मैं बात कर रहा हूँ, ग्राइंडर नहीं, ग्राइंडिंग मैन, ठीक है, ग्राइंडर, ठीक है, ग्राइंडर की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का। ये तो ग्राइंडिंग व्हील की बात कर रहा है, एक्चुअली व्हील भी इफेक्ट करता है, ठीक है। आप छीला छालू कंपनी का व्हील यूज करेंगे तब भी ये कांड हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कैसे आपको आगे बढ़ना है। लोकल डैमेज ड्यू टू ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग की वजह से लोकल डैमेज होता है, वो आप नहीं होना चाहिए। चिपिंग मार्क, कभी कभी क्या होता है, आप सीजल से आप स्पैटर को निकालते हैं, सीजल से कोई डिसकंटिन्यूटी को निकालने का ट्राई करते हैं, तो सीजल कभी कभी बेस मेटल को डैमेज करता है, उसमें मार्क्स हो जाते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी गलत बात है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ नहीं करना है। वेल्ड मेटल को आपको हमारा सन है, हमारा लड़का है, वैसे ही आप संभालेंगे, वैसे ही आप उसके ऊपर काम करेंगे, इंस्पेक्टर भी वैसा काम करेगा वेल्ड मेटल के ऊपर, तभी जाके हमारा क्वालिटी इंप्रूव होगा। यहाँ पे ऐसा मैं बहुत कम देखा है, तो हम लोगों को ये सब चीज़ इंप्रूव करना पड़ेगा। इंडिया में हमको ये सब चीज़ इंप्रूव करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अंडर फ्लश। कभी-कभी क्या होता है, ग्राइंडर प्रॉपर नहीं होता है ग्राइंडर, उसकी वजह से हम लोग उसको उसकी वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम आता है, वो भी ये एक अंडर फ्लश का भी एक रीज़न है। कभी-कभी उसको हम बोलते हैं कि उसको थोड़ा फ्लश ग्राइंडिंग कर दो वेल्ड मेटल का, क्योंकि अभी हमने देखा है B31.3 में कुछ चीज़ ऐसा है, सीवियर साइक्लिक कंडीशन है, जैसे कि वो सीवियर साइक्लिक पाइपिंग कंडीशन है, उसमें हमको थोड़ा फ्लश ग्राइंडिंग करना पड़ता है फ्लैंज के पास। वो मैंने ऑलरेडी B31.3 का क्लास किया था, तो उसमें समझाया था क्यों, उसके बारे में हम पूरा डेप्थ में 1 से डेढ़ घंटा तक गए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा मैं यहाँ पे ये सब चीज़ नहीं बोलेगा, इतना ही खाली आपको समझा देता हूँ कि अंडर फ्लश करने के लिए हम ग्राइंडर को बोलते हैं, तो ज़्यादा अंडर फ्लश कर देता है, मतलब एक्सेस अंडर फ्लश कर देता है। उससे क्या होता है, वो वेल्ड मेटल है, वो और थोड़ा ज़्यादा निकाल, बेस मेटल के पैरेलल हमको फ्लशिंग करना चाहिए, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा ग्राइंडिंग करके वो फ्लश कर देता है ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं अंडर फ्लश, ठीक है, एकदम सिंपल बात है। लेक ऑफ थिकनेस, उसकी वजह से थिकनेस जो है वो कम हो जाता है, और डिज़ाइन थिकनेस से कम होने के बाद वहाँ पे मेटल फटना स्टार्ट होता है, वहाँ पे कोरोड इरोड स्टार्ट होके जल्दी से वहाँ पे ब्लास्ट होने का भी चांस है, बहुत सारे लोगों का जान भी जा सकता है। तो आपको ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। अंडर फ्लश एकदम सिंपल बात है यार, जाने दो, कौन देखता है, ये सब चीज़ नहीं चलेगा यहाँ पे, आपको ये सब चीज़ देखना ही पड़ेगा। मिसअलाइनमेंट ऑफ पोजिशनिंग रन, ठीक है।
ऑपोजिशन रन्स, मिसअलाइनमेंट ऑफ ऑपोजिट रन्स, ठीक है, उसमें उसके बारे में हम ज्यादातर डिस्कस करेंगे। अभी डिस्क्रिप्शन, डिफरेंट बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द टू रन्स मेड इन ऑपोजिट साइड ऑफ द जॉइंट, इसको बोलते हैं मिसअलाइनमेंट। अभी मिसअलाइनमेंट के बारे में मैं ज़्यादा यहाँ पे 1 मिनट आएगा, नहीं ये पॉइंट थोड़ा समझा देता हूँ बाद में। रूट रन में क्या होता है, रूट वेल्डिंग जब मारते हैं हम, लेकिन बेस मेटल मिसअलाइनमेंट रहता है, ऑफसेट रहता है, हम जनरली क्या कहते हैं एएसएमई की लैंग्वेज में ऑफसेट बोलते हैं, ठीक है, यूरोपियन स्टैंडर्ड में मिसअलाइनमेंट बोलते हैं, और एएसएमई में भी मिसअलाइनमेंट ही वर्ड यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम ऑफसेट बोलते हैं, और हम डे टू डे लाइफ में भी उसको ऑफसेट ही बोलते हैं, ठीक है। तो मिसअलाइनमेंट मतलब थोड़ा अंदर जो है प्रॉपर तरीके से एकदम लाइन में फिटअप नहीं होगा, थोड़ा अगल बगल में फिटअप होगा, तब भी प्रॉब्लम है। जनरली जो हमारा डब्ल्यूपीएस होता है उसी के हिसाब से हमको अलाइनमेंट करना चाहिए। डब्ल्यूपीएस मैक्सिमम 1.5 mm बोलता है, तो हमको 1.5 mm तक ही जाना चाहिए। अब ज़्यादा जाएंगे तो कांड हो सकता है, बहुत सारे डिसकंटिन्यूटी आने का चांसेस रहता है, लेक ऑफ फ्यूजन भी आएगा, लेक ऑफ पेनेट्रेशन आने का चांस है, मिस अलाइनमेंट का भी ये बहुत बड़ा रीज़न है। हैमरिंग इफेक्ट, जब ड्यूरिंग कंडीशन जब वेल्डिंग मार दिया उसके बाद में जब हम प्रोसेस कंडीशन में रखेंगे तो वहाँ पे अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वहाँ पे वो ज़्यादातर टर्बुलेंट फ्लो वहाँ जनरेट होगा, और वहाँ पे टकरा के टर्बुलेंट बनने के बाद क्या होगा, वहाँ पे कोरोड एंड इरोड स्टार्ट होगा, और वहाँ पे इरोजन भी स्टार्ट होगा, और हैमरिंग इफेक्ट होने का भी चांसेस है। तो आपको ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जब एक ही जगह पे एक ही रिपेयर को 2 बार रिपेयर करते हैं, 3 बार रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लैकिस्ट हो जाता है, कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, ऑक्साइड जनरेट हो जाता है। तो वहाँ पे भी हमको ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेनलेस स्टील में जनरली हमने ये सब चीज़ पूरा डेप्थ में डिस्कस किया है, 1 घंटे का हमारा लास्ट वीडियो है स्टेनलेस स्टील का पर्जिंग कैसे करते हैं उसके बारे में। वहाँ पे हम ऑक्साइड में क्या क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं, कार्बन क्रोमियम कार्बाइड क्यों बनाता है, और कितने टेम्परेचर में क्रोमियम कार्बाइड बनाता है, तो क्रोम वहां से चले जाने से क्या कांड हो जाता है हमारे मेटल में, तो वो सब चीज के बारे में डेप्थ में हमने समझा है। तो आप देखेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। अब उसके बाद में हमारा मिसअलाइनमेंट के बाद अभी हम बर्न थ्रू की बात करेंगे। बर्न थ्रू आता है क्यों, ज्यादा करंट लेने से भी बर्न थ्रू आता है, तो हमारा ट्रैवल स्पीड स्लो होने की वजह से और करंट ज्यादा होने की वजह से भी बर्न थ्रू आता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन, कोलैप्स द वर्ल्ड वेल्सपूल एंड रिजल्टिंग इन अ हॉल ऑफ द वेल्ड, ठीक है, वेल्ड जो है उसमें हॉल हो जाता है, तो वो भी एक बर्न थ्रू का चांसेस है। जनरली देखा होगा आपने, ये सब चीज़ कहाँ ज़्यादातर होता है, लो थिकनेस रहता है वहाँ पे टिग वेल्डिंग मारते हैं या आर्क वेल्डिंग मारते हैं, वहाँ पे लो थिकनेस में ही ज़्यादातर बर्न थ्रू आने का चांसेस रहता है। आपने देखा होगा कि ट्यूब टू ट्यूब शीट जॉइंट है, हमारा हीट एक्सचेंजर बनाता है, हीट एक्सचेंजर बहुत टाइप के होते हैं, मेनी टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर, वाटर ट्यूब हीट एक्सचेंजर, फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब, फिर फायर, उसके बाद एंगुलर हीट एक्सचेंजर, और उसमें टेमा कॉर्ड यूज होता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं कभी एक सेशन करेगा लाइक लंबा छोड़ा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हीट एक्सचेंजर में ट्यूब शीट जो जॉइंट, ट्यूब टू ट्यूब शीट जॉइंट होता है, वहां पे बर्न थ्रू आने का चांसेस ज्यादा है। इसी के लिए ये जो ट्यूब टू ट्यूब शीट जॉइंट है उसमें वेल्डिंग का कुछ एसेंशियल वेरिएबल और डाला गया है हमारा सेक्शन 9 में। हमने ऑलरेडी सेक्शन 9 का एक लेसन किया था, 4 घंटे का कंटिन्यूस किया था, उसमें मैंने समझाया था कि भाई ये जो हमारा ट्यूब टू ट्यूब शीट जॉइंट है उसमें बर्न थ्रू कैसे आता है, उसके बारे में मैंने डेप्थ में करवाया था, भले ही उसका रिकॉर्डिंग में डाल देगा बाद में। आगे बढ़ते हैं। इनसफिशिएंट ट्रैवल स्पीड प्रॉपर नहीं होगा, प्रॉपर एकदम धीरा ट्रैवल स्पीड रहेगा तब भी हमको आने का चांसेस है, एकदम लो ट्रैवल स्पीड रहेगा तब भी बर्न थ्रू आने का चांसेस है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। जनरली हमारा जो ट्यूब टू ट्यूब शीट जॉइंट है वहाँ पे वेल्डर है ना फास्ट वेल्डिंग मारता है, क्यों, क्योंकि एक तो थिकनेस ट्यूब का 2 से 3 mm ही रहता है, ऊपर से वहाँ पे बाहर पे 3 mm का फिलेट मारना रहता है, और वो भी कोड में लिखा है कि 0.4 तक हमको डेप्थ में फ्यूजन होना चाहिए। तो उतना डेप्थ में फ्यूजन होगा तो हम 3 mm 2 mm तक कितना कवर कर पाएंगे, वेल्डर का भी एक स्किल है, उसी की वजह से वहाँ पे वो एसेंशियल वेरिएबल दिया गया है, ठीक है। आप एसेंशियल वेरिएबल पढ़ेंगे सेक्शन 9 में, ट्यूब टू ट्यूब शीट एसेंशियल वेरिएबल, तो उसमें आपको ज्यादा डेप्थ में समझ में आएगा कि बर्न थ्रू आने का कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है, उससे क्या होता है, उससे जनरली जो प्रॉब्लम होता है वहां पे पूरा लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सेसिव वेल्ड करंट, अगर वेल्ड करंट ज्यादा है
तब भी हमको बर्न थ्रू आने का चांसेस ज़्यादा है। इसके लिए हमको करंट थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। एक्सेसिव करंट मतलब क्या होगा? हीट इनपुट आपका बढ़ जाएगा, हीट इनपुट आपका बढ़ जाएगा, थ्रू आउट आपका बेस मेटल में होल हो जाएगा, अगर थिकनेस कम है तो इसी की वजह से हमको ध्यान रखना पड़ेगा। वेल्डर स्किल, लैक ऑफ वेल्डर स्किल, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। वेल्डर स्किल ही नहीं है तब आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। इसके लिए आपने देखा होगा कि जनरली एसएमएडब्ल्यू में हम एसएमएडब्ल्यू या जीटीडब्ल्यू अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग वेल्डर को क्वालिफाई करते हैं, लेकिन ट्यूब टू ट्यूब शीट जॉइंट हम मारते हैं उसमें से अलग ही क्वालिफिकेशन होता है उसका, ठीक है। तो उसी की वजह से यहाँ पे वेल्डर स्किल भी देखा जाएगा। एक्सेसिव ग्राइंडिंग ऑफ रूट फेस, रूट फेस जो है उसमें एक्सेस ग्राइंडिंग कर देंगे तब भी आपको प्रॉब्लम होने का चांसेस है, तब भी कांट हो सकता है बर्न थ्रू का। आगे बढ़ते हैं, एक्सेसिव रूट गैप, अगर रूट गैप ज़्यादा है तब भी आपको वहाँ पे पेनिट्रेशन ज़्यादा जाएगा और ज़्यादा जाने की वजह से फिर ऊपर खींचेगा तो फिर बर्न थ्रू आने का चांसेस ज़्यादा है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, रूट कनकेविटी, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि रूट कनकेविटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसी की वजह से जनरली हम रूट 100% चेक करते हैं। तो आपको रूट कनकेविटी का एकदम ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे मार्क करता हूँ और वहाँ पे रूट कनकेविटी है, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा मार्क करता हूँ। ये जो है ना वो रूट कनकेविटी है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, राउंड राउंड बोल रहा हूँ ना, वो रूट कनकेविटी है, ठीक है। ये मार्क किया ना, वो रूट कनकेविटी है, ठीक है। तो वो अभी आपको देखना है कि यहाँ पे रूट कनकेविटी आया है, एकदम अंदर चला जाता है, थोड़ा बहुत रूट जो है खींच जाता है अंदर की साइड, मतलब जो फाइनल वेल्ड मारते हैं उस साइड, मतलब टॉप पोजीशन साइड थोड़ा रूट में से वेल्ड मेटल खींचता है, उसको बोलते हैं रूट कनकेविटी। तो आपको ये सब चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, शेडो ग्रूव that occurred due to the shrinkage at the root ऑफ द बट वेल्ड, मतलब क्या हुआ, शेडो ग्रूव मतलब जहाँ पे हमारा श्रिंकेज होगा, वेल्ड ज़्यादा हो जाएगा, वेल्ड ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे हम कम वेल्डिंग मारते हैं तो थोड़ा श्रिंकेज की वजह से वेल्ड मेटल खींचता है ऊपर की साइड। हमने परसों डिस्कस किया था श्रिंकेज कैविटी वो सब के बारे में, तो वहाँ पे हमने देखा था श्रिंकेज पोरोसिटी, श्रिंकेज क्रैटर, वो सब के बारे में हमने लास्ट सेशन में, लास्ट हमारा पार्ट है उसी के ऊपर बनाया है, तो वो आपको वो करेंगे तो आपको रूट कनकेविटी ज़्यादा एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। वो क्या क्यों आता है, इनसफिशिएंट आर्क पावर टू प्रोड्यूस द पॉजिटिव बीड, इनसफिशिएंट आर्क पावर मतलब क्या हुआ, आपका जो आर्क पावर है वो प्रॉपर तरीके से एनर्जी नहीं दे रहा है। एनर्जी इज इक्वल टू हीट इनपुट इनटू थर्मल कोफिशिएंट फिक्स, सॉरी, आर्क एनर्जी इज इक्वल टू करंट वोल्टेज अपॉन ट्रैवल स्पीड, ऐसा करके आर्क एनर्जी है, और हीट इनपुट इज इक्वल टू आर्क एनर्जी इनटू थर्मल कोफिशिएंट फिक्शन फैक्टर, ऐसा करके है, ठीक है। सबका अलग अलग थर्मल कोफिशिएंट फैक्टर रहता है। एसएमएडब्ल्यू के लिए 0.8 है, जीटीएडब्ल्यू के लिए 0.6 है, एसएडब्ल्यू के लिए 1 है। ये सब चीज़ का बारे में ठीक है, ऑलरेडी हमने आगे आएगा तब भी डिस्कस करेंगे, और कुछ एएसएमई के लेक्चर मैंने किए हैं 2-3 घंटे का, उसमें भी सब में डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं, इनकरेक्ट फिटअप, इनकरेक्ट फिटअप मतलब क्या हुआ, जब आप फिटअप ही प्रॉपर नहीं करेंगे तब तो आपका बेस बेंटर में कांड तो होगा ही नहीं, नॉट ओनली रूट कनकेविटी, बहुत सारा कांड हो सकता है, ठीक है। आपको एज पर डब्ल्यूपीएस ही फिटअप करना चाहिए, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ अभी भी बोलता हूँ, कोड बोलता है कि वेल्डर जो है उसके पास डब्ल्यूपीएस होना चाहिए, वो वेल्डर को डायरेक्शन देता है कैसा वेल्डिंग मारने का, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में, उसमें भी स्पेशल गल्फ कंट्रीज में मैं ऐसा प्रॉपर तरीके से सभी वेल्डर के पास डब्ल्यूपीएस रहता ही है, मैं देखा है, और वेल्डिंग इंस्पेक्टर भी रखता है। एग्जाम्पल के तौर पे चलो, गल्फ कंट्रीज में कोई वेल्डर है वो नहीं रखा है डब्ल्यूपीएस, ऐसे ही वेल्डिंग मार रहा है, तो क्या होता है, तब हमारे ऊपर एक्शन लेते हैं, वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो है उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। कौन लेता है एक्शन, एंड यूजर है या फिर पीआईडी है, अगर आप आरामको में काम कर रहे हैं तो पीआईडी आपके ऊपर एक्शन लेगा, अगर आप कोई क्लाइंट कंपनी जैसा में काम कर रहा है तो क्लाइंट आपके ऊपर एक्शन लेगा, या आपको उसके ऊपर एक्शन लेना है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज देखना है। और इंडिया में मैं देखा है कि डब्ल्यूपीएस वेल्डर को ही पता नहीं होता है, डब्ल्यूपीएस का फुल फॉर्म नहीं पता है, तो वो तो कितने डब्ल्यूपीएस तो कहाँ रखेगा उसके पास। डब्ल्यूपीएस होना बहुत कंपलसरी बात है, ठीक है। तो हमको वेल्डर के पास डब्ल्यूपीएस होना ही चाहिए, वेल्डिंग इंस्पेक्टर के पास डब्ल्यूपीएस होना ही चाहिए। और दूसरी बात, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, एक प्रोजेक्ट है उसमें आप जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उस टाइम पे जो क्वालिटी वाला रहता है उसको
एंड तक रखेंगे तो क्या होगा, उसको सब चीज़ जो पहला जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, डब्ल्यूपीएस बनाया, तभी से लेके एक एग्जैक्ट एंड तक प्रोजेक्ट खत्म होता है, तब तक वही क्यूसी वाला रहेगा, तो क्या होगा, उससे बहुत फायदा है। एक तो वो इंस्पेक्टर का कंटिन्यूटी की वजह से उसको ध्यान रहेगा कहाँ पे मिस्टेक होता है, कहाँ पे मिस्टेक नहीं होता है। और दूसरी बात कि उसको पता है कि डब्ल्यूपीएस में क्या क्या चेंजेस आया है, तो तुरंत वो रिवाइज करके डब्ल्यू बिल्डर को देगा। ठीक है। और जनरली हम इंस्पेक्टर को चेंज कर देते हैं। कोई एक प्रोजेक्ट है, आधा एक आध महीना ये इंस्पेक्टर, दूसरा महीना ये इंस्पेक्टर, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, एक तो उसको समझने में भी पूरा टाइम लग जाएगा, वो पूरा क्वालिटी इंश्योर भी नहीं कर पाएगा, वो उसका वो जो एटमॉस्फेयर है, वो वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग स्टाइल है, वही समझने में उसको टाइम लग जाएगा, तो वो क्वालिटी में कितना कम ध्यान दे पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, ये भी आपको एक देखना है कि वेल्डिंग इंस्पेक्टर को कंटिन्यूटी होना चाहिए। कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 2 साल का हो तो कंटिन्यूस वो 2 साल तक रहना चाहिए। 6 मंथ का है तो 6 मंथ तक रहना चाहिए। 1 साल का है तो 1 साल का। अभी यार एक आपका एक प्रोजेक्ट चार हुआ, 1 मंथ इसको रखा, दूसरे मंथ इसको रखा, तीसरे मंथ इसको रखा, तो ये सब चीज प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक्सेसिव बेकिंग गैस प्रेशर, टिग, एक्सेसिव बेकिंग गैस प्रेशर। अगर आपका आप वेल्डिंग मार रहे हैं, ऐसे ऐसे एसएस का वेल्डिंग मार रहे हैं, ठीक है, अंदर पे जो आर्गन फ्लो है, हमारा जो अंदर से बेकिंग गैस है, वो ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, हम जब रूट मारते हैं तो वो आर्गन फ्लो बाहर निकलने का ट्राई करेगा, आर्गन जो है वो एटमोस्फियर में जाने का ट्राई करेगा, तो क्या होगा, तो वो हमारा वेल्ड मेटल से जैसा हमको रूट चाहिए वैसा हम डाल तो रहे, लेकिन अंदर से जो गैस है वो फोर्स कर रहा है। इसके लिए जनरली क्या होगा, अंदर को धक्का लगेगा रूट के अंदर, और वो वेल्ड मेटल है वो थोड़ा अंदर साइड आ जाएगा, तब भी रूट कन्केविटी आने का चांसेस है। तो आपको ये सब चीज़ देखना है कि एक्सेसिव बेकिंग गैस नहीं रखना है, एज पर डब्ल्यूपीएस ही आपको बेकिंग गैस रखना है। लेक ऑफ वेल्डर स्किल, वेल्डर स्किल जो है वो लेक हो जाएगा, मतलब वेल्डर स्किल जो है वो प्रॉपर नहीं रहेगा, बार बार एक ही वेल्डर रिपेयर लाता रहेगा, बार बार वेल्डर को समझाना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं लेक ऑफ वेल्डर स्किल। तो आपको ऑलरेडी वेल्डर को ट्रेन करना ही पड़ेगा। अगर आप जरूरत पड़े तो उसको रिवॉक करिए, और जरूरत पड़े तो उसको रिटर्न करिए, जरूरत पड़े तो उसको वापस टेस्ट दिलवाइए। तो ये सब चीज आपको करना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लूडिंग स्लेग फ्लूडिंग इन बेकिंग बार ग्रूव। तो ग्रूव के अंदर स्लेग है ना, आगे आगे मैंने ऑलरेडी पहले बोला था, जब हम वेल्डिंग मारते हैं ना तो थोड़ा उसके आगे आगे स्लेग चलता रहता है, चलता रहता है, तो वो हमको ऑन द स्पॉट स्टॉप करना पड़ेगा, उस टाइम पे हमको ग्राइंडिंग करके उसको निकालना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मैंने मैंने देखा है, मुझे ही कंप्लेन किया, बहुत सारे वेल्डर लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई सर ऐसा होता है, हम क्या करें, क्या क्या करेंगे, वो वेल्डिंग को क्लोज करो, पहले उसको ग्राइंड करो, उसके बाद में उसको ग्राइंड वेल्डिंग वापस वेल्डिंग स्टार्ट करो। ऐसा करना चाहिए, लेकिन वेल्डर क्या है, आलसीपन में रहता है, वो जनरली क्या है, वेल्डिंग मारता रहता है, मारता रहता है, कोई बात नहीं, हमें क्या लेना देना, जाने दो ना, आगे ही है ना, और देखेंगे, और कौन देखने वाला है। ऐसा सब चीज चलता है कि वजह से वो आलसीपन में की वजह से वहां पे वो ग्राइंड नहीं मारता है, वेल्डिंग को रोक के ग्राइंडिंग मारना चाहिए। ठीक है, वो ये सब चीज करना चाहिए, वो सब चीज नहीं करेगा तब भी ये चांसेस रहता है। इरेगुलर विड्थ मतलब वेल्डिंग जो है एक लाइन में यहाँ पे दिखा है डॉटेड डॉटेड लाइन करके, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जनरली बहुत कम वेल्डर ऐसा लाते हैं, और एकदम स्मूथ लाइनिंग में लाते हैं। तो ये सब चीज भी वेल्डर का स्किल के ऊपर डिपेंड है। तो आपको आर्क ब्लो प्रॉपर होगा तभी ऐसा होगा, और आपका जो इरेग्युलर बीड होगा तब भी ये सब प्रॉब्लम होगा। तो आपको वेल्डर स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, इससे प्रॉब्लम ये है कि आपका हीट अफेक्टेड जोन का लाइनिंग है वो प्रॉपर तरीके से हम डिस्प्ले नहीं कर पाते हैं। कभी कभी देखा है मैं कि गल्फ कंट्री में इचिंग प्रोसेस होता है, जब वेल्डिंग मारते हैं तो कुछ कुछ ऐसा जॉइंट रहता है, उसमें हीट अफेक्टेड जोन भी फाइंड किया जाता है, स्टेनलेस स्टील है तो उसमें इचिंग करते हैं कि भाई हीट अफेक्टेड जोन कहाँ तक वो लंबा गया है, तो वो सब चीज भी देखा जाता है। तो वो आपको देखना चाहिए कि हीट इफेक्टेड जोन का जो लाइनिंग है वो प्रॉपर तरीके से रहना चाहिए, और उसके हिसाब से आपको करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा इरेग्युलर विड्थ के बाद हमारा अनगुलर डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन देखो, अनगुलर डिस्टोर्शन इज द प्रोहिबिटेड, मैंने ऑलरेडी B31.A B31.3 में दिखाया था कि क्लियर वर्ड लिखा है, उसका कोई डायमेंशन कुछ भी 1 mm सर एक्सेप्ट है, 2 mm सर एक्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि भाई अनगुलर डिस्टोर्शन एक्सेप्ट है कि नहीं है। प्रोहिबिटेड, एक्सेप्ट ही नहीं है, अनगुलर डिस्टोर्शन इज द नॉट एक्सेप्ट। ठीक है,
कोड में भी क्लियर लिखा है, आप पढ़ना है तो तीसरे नंबर चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे क्लियर लिखा है 311 के आगे थोड़ा लिखा है कि भाई एंगुलर डिस्टॉर्शन इज प्रोहिबिटेड इन वेल्ड मेटल, ठीक है, एंड बेस मेटल। तो बेस मेटल भी में और वेल्ड मेटल में भी आपको प्रोहिबिटेड है, आपको ये एंगुलर डिस्टॉर्शन नहीं लाना। एंगुलर डिस्टॉर्शन मतलब कि वेल्डिंग मारने के टाइम आपका डिस्टॉर्शन हो जाएगा, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इनकम्प्लीट फील्ड ग्रूव, कभी कभी देखते हैं वेल्डर आलसीपन में रहता है, प्रॉपर तरीके से ग्रूव को ही फिलअप नहीं करता है, हो गया सर हो गया ऐसा करके। जनरली ये प्रॉब्लम कहाँ आता है, जहाँ पे हमको 0-0 वेल्डिंग मारना है, जहाँ पे हम सीवियर साइक्लिक कंडीशन में वेल्डिंग मारना है, वहाँ पे ये सब चीज़ प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। सीवियर साइक्लिक कंडीशन मतलब अंदर से S2S वो जो फ्लो होता है, सल्फाइड क्रैकिंग का चांसेस रहता है, वैसे फ्लो जहाँ पे अंदर से फ्लो होते हैं उसको बोलते हैं सीवियर साइक्लिक कंडीशन, ठीक है। उसके बारे में मैंने डेप्थ में ऑलरेडी समझाया है, वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, इनकम्प्लीट फील्ड ग्रुप, ये सब चीज़ ज़्यादातर वेल्डर क्या करता है, फ्लश ग्राइंडिंग वेल्डिंग मारना रहता है, वहाँ पे ये सब चीज़ होना चाहिए, लेकिन फ्लश ग्राइंडिंग मारने में कभी कभी ज़्यादा भी ग्राइंड मार देता है, तब भी वो इनकम्प्लीट फील्ड ग्रू हो जाता है, और वेल्डिंग भी नहीं मारता है तब भी आपको ये सब चीज़ हो जाता है, आधा वेल्डिंग छोड़ के निकल जाता है वेल्डर, तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ का भी एक रीज़न है वो आने का। लीनियर मिसअलाइनमेंट भी नॉट एक्सेप्टेबल, लीनियर मिसअलाइनमेंट कोड में दिखाया है कि भाई जितना लीनियर मिसअलाइनमेंट होना चाहिए किसी का, अगर सेक्शन 9 का बात करेंगे तो सेक्शन 9 में तो नहीं लिखा, सॉरी सेक्शन 8 की बात करें डिवीजन 1 में, तो उसमें भी लिखा है कि थिकनेस के हिसाब से T/2, T/4, T/8, T/16 ऐसा करके लिखा है, थिकनेस के हिसाब से अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। और हमारा B31.3 में भी मैं दिखाया है कि कितना मिसअलाइनमेंट होना चाहिए, 1.5 mm मैक्सिमम तक यहाँ पे लिखा था, तो वो भी आपको देखना चाहिए मिसअलाइनमेंट, ठीक है। ओके, अभी हम आगे बढ़ेंगे। ओवरलैप, ओवरलैप भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जनरली ये 2G पोजीशन रहता है, वहाँ पे ओवरलैप ज़्यादा आने का चांसेस है, तो आपको पुअर इलेक्ट्रोड मैनिपुलेशन अब आप करेंगे तो मैनिपुलेशन मतलब क्या, पुअर वेल्डर जो है वो उसको हाथ को थोड़ा थोड़ा हिला के वीविंग करके वेल्डिंग मारना है, तो मैनिपुलेशन वो प्रॉपर नहीं करेगा, प्रॉपर तरीके से हाथ को घुमाएगा नहीं, तब भी वो चीज़ आने का चांसेस है। ओवरलैप, ओवरलैप इज द प्रोहिबिटेड, उससे क्रैक आने का चांसेस भी ज़्यादा है। हाई हीट इनपुट एंड लो ट्रैवल स्पीड, हीट इनपुट आपका हाई है और ट्रैवल स्पीड भी आपका लो है, तब भी आपको ये आने का चांसेस है। इनकरेक्ट पोजिशनिंग ऑफ वेल्डिंग जो है वो मैं बोला अभी, इनकरेक्ट पोजिशनिंग मतलब 2G पोजीशन में ज़्यादा आता है, ठीक है। इनकरेक्ट पोजीशन भी प्रॉपर नहीं है तब भी आपको ज़्यादा आने का चांसेस है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना चाहिए। ओके, रॉन्ग इलेक्ट्रोड कोटिंग टाइप एंड इंसुलेशन रिजल्टिंग इनटू हाई फ्लूडिटी, ओके, तो वो भी आपको देखना है। यहाँ पे लिखा है कि रीडर आप हीट इनपुट, हाई हीट इनपुट और ट्रैवल स्पीड लो है तब भी आपको चांसेस है, तो रिड्यूस द हीट इनपुट लिमिट, लेग साइज 9 mm मैक्सिमम साइज एंड सिंगल पास फिलेट, आपको लेग साइज भी उसके हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। मैंने आपको लेग साइज यहाँ पे इसके लिए लिखा है, कभी कभी अनसिमेट्रिक, लास्ट सेकंड हमारा चैप्टर है उसमें लास्ट में मैं डिस्कस किया टाइप ऑफ फिलेट, उसमें मैट्री फिलेट, कन्वेक्स फिलेट, कनकेव फिलेट और अनसिमेट्रिक ऐसा करके भी एक फिलेट है, तो उसमें ज़्यादातर वेल्डिंग एक साइड से झुक जाता है, तब भी वो भी चांसेस है, तो आपको हीट इनपुट इसके हिसाब से आपको लेके आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद है एक्सेसिव पेनेट्रेशन। एक्सेसिव पेनेट्रेशन के बारे में ऑलरेडी मैं डेप्थ में समझाया B31.3 में कि आपको कितना होना चाहिए, अप टू 6 mm थिकनेस है पाइप का या फिर प्लेट मेटल का, तब आपको अप टू 6 mm तक, मैक्सिमम 1.5 mm पेनेट्रेट, उसको बोलते हैं प्रिटोर्शन, ठीक है। प्रिटोर्शन भी बोलते हैं, पेनेट्रेशन भी, रूट रूट का जो है उसको प्रिटोर्शन बोलते हैं, अगर फाइनल है तो उसको रेनफोर्समेंट बोलते हैं, एक्सेस वेल मेटल भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको वो देखना चाहिए, अप टू 6 mm है तो 1.5 mm, 6 to 13 है तो 3 mm, 13 to 25 है तो 4 mm, और 25 से अबव थिकनेस है तब हमको मैक्सिमम 5 mm तक रूट पेनेट्रेशन करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वेल्डर का पुअर स्किल है, हाई हीट इनपुट है और रूट गैप ज़्यादा है, तब वो हमारा पेनेट्रेशन एक्सेस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो आपको ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। एक्सेस वेल्ड मेटल, वेल्ड मेटल के भी बारे में, रूट पेनेट्रेशन ज़्यादा होता है वैसे ही एक्सेस वेल्ड मेटल होता है, ये भी रूल्स सेम उसी में लागू पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट कोड में डिफरेंट डिफरेंट दिया गया है। अगर आप पाइपिंग की बात करें तो अप टू 6 में 1.5, 6 to 13 तो 3 mm, 13 to 25 तो 4 mm, और हमारा 25 से अबव है तो 5 mm तक हमको
करना चाहिए रेनफोर्समेंट। लेकिन यूरोपियन स्टैंडर्ड अगर आप सीस्विप का एग्जाम दे रहे हैं तो एक्सेस वेल्ड मेटल आपको वर्ड यूज करना है, ठीक है। सीस्विप में रेनफोर्समेंट कम लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है, द टर्म रेनफोर्समेंट यूज इन डेजिग्नेशन फीचर इन वेल्ड misleading since the excess weld metal does not normally produce the stronger weld with an ऑर्डिनरी स्टील। तो आपको ये सब चीज देखना चाहिए। रेनफोर्समेंट यहाँ पे जनरली यूज नहीं होता है, किसमें, ये कोड में, यूरोपियन स्टैंडर्ड में जनरली बोलते हैं एक्सेस वेल्ड मेटल। तो आपको उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। अंडरकट, अंडरकट का क्राइटेरिया भी हमने ऑलरेडी दिखाया है और इसमें भी मैं दिखाएगा कि क्या क्या क्राइटेरिया है, कितना एक्सेप्ट है। रूट का अंडरकट, रूट में भी आता है और कंटिन्यूअस। यहाँ पे देखो अंडरकट का 3 टाइप है, कंटिन्यूअस अंडरकट, इंटरमीडिएट अंडरकट, इंटर रन अंडरकट। इंटर रन में भी आने का चांसेस है, इंटरमीडिएट अंडरकट और कंटिन्यूअस अंडरकट। तो ये सब अपना अपना स्टाइल है। तो अपनो देखना चाहिए कि किसके हिसाब से हमको इसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात निकला ही है तो मैं थोड़ा एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिखा देता हूँ यूरोपियन स्टैंडर्ड का। एक्सेप्टेंस शीट, ओके। देखो आपको जब 5 पेपर आएंगे सीस्विप 3.1 के, तो इसमें आपको पांचों पेपर में ये पेपर आपको साथ में ही दे दिया जाएगा। ये ओपन बुक है, ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। तो सबका कितना कितना एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। अंडर कट इज डिफाइंड इन ग्रूव, देखो किस में कितना एक्सेप्टेंस है वो सब चीज यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एक्सेप्टेंस लेवल इन माइक्रो एग्जामिनेशन देंगे तब आपको ये लास्ट वाला पेज, लास्ट वाला कॉलम यूज करना है। अगर प्लेट एंड पाइप का आप एग्जाम एग्जाम दे रहे हैं तब आपको वो बीच दोनों आपको यूज करना चाहिए। आप यहाँ पे 3 नंबर का अंडरकट देख रहे हैं, उसमें दिखा है अंडरकट इज डिफाइन अ ग्रूव मेटल इनटू द पेरेंट मेटल एंड एट टू टोज ऑफ द वेल्ड एक्सेस मेटल रूट और एडजेसेंट वेल्ड मेटल। तो उसमें मैक्सिमम कितना रहता है, डेप्थ आपका है 2 mm तक आपको एक्सेप्ट करना है, कभी कभी 1.5 mm तक भी यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो ये आपको ये देखना चाहिए और कितना एक्सेप्ट है, और 20 mm और 50 mm उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। सबका अपना अपना क्राइटेरिया है। अगर यहाँ पे देखिए कि भाई एक्सेस वेल्ड मेटल है, स्लैग्स एंड सिलिका है, अंडर कट है, पोरोसिटी है, क्रैक है, लेक ऑफ फ्यूजन है, आर्कस्टाइक है, मैकेनिकल डैमेज है, ये सब चीज़ के बारे में मोस्टली अपने अभी डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा यहाँ पे जाने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ज़्यादातर समझ में आएगा। और ये चैप्टर अलग से है, मैं उसका ऑलरेडी करवाएगा, कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे आपको एग्जाम देना है, उसके बारे में भी मैं आगे के सेशन में डिस्कस करेगा। और अभी एक थोड़ा पॉइंट बच गया है तो उसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अंडरकट के बारे में आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। इनकम्प्लीट रूट पेनेट्रेशन ऐसा दिखता है तो आपको वो भी देखना है। पेनेट्रेशन प्रॉपर तरीके से रूट में नहीं, पर रूट गैप अगर कम है तब भी ये चांसेस आता है। और बहुत सारे रीजन है, करंट कम है तब भी आपको ये चांसेस आता है। तो आपको इतना नहीं समझना है, एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं है। कोई भी चीज़ जो होता है, कोई भी यहाँ पे डिफेक्ट आता है तो कोई एक रीज़न नहीं होता है, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, ठीक है। लेक ऑफ फ्यूजन क्यों आना, लेक ऑफ पेनिट्रेशन, ये ऑलरेडी हम लास्ट वाले हमारे पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। तो हम आशा करता हूँ लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। और ये पार्ट 2 है, वो मैं किया है वेल्ड डिफेक्ट का, वेल्ड इनपरफेक्शन का। ये जो पार्ट 2 है वो आप समझ लीजिए, उसमें 30% क्वेश्चन आएंगे। आपका एक पेपर क्लियर इसी का है, 12 क्वेश्चन तो इसका बैठा का बैठा लास्ट यही पेपर जो आएगा वो इसी में से आएगा। और बाकी का जो 4 पेपर बचता है उसमें भी 30% क्वेश्चन हमारे यही चैप्टर से, और वेल्डेबिलिटी एक चैप्टर है उसी में से आता है। तो आपको ये चैप्टर क्लियर तरीके से करना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लाइन बाय लाइन जब आप एग्जाम देने बैठते हैं उससे पहले सबसे पहले आपको यही चैप्टर पढ़ के जाना चाहिए। लास्ट पोजीशन में भी आपको यही चैप्टर पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट है बहुत इफेक्ट करता है। एक एक पॉइंट है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि पोरोसिटी, तो पोरोसिटी क्यों आता है, लेक ऑफ फ्यूजन तो उसके 4 रीजन दिए हैं कि ये वजह से आता है, तो ऑल ऑफ अबव देना है। या लेक ऑफ फ्यूजन का भी बहुत सारा है, लो हीट इनपुट की वजह से आता है, मोल्टेन मेटल फ्लूडिंग हेड आर्क होता है तो उसी वजह से आता है, ऑक्साइड स्केल ऑफ वेल्ड पेनिट्रेशन उसकी वजह से भी आता है, और एक्सेस
एक्सेसिव इंडक्टेंस इन मिगमैक डिप ट्रांसफर वेल्डिंग। जब मिगमैक आएगा तब में इंडक्टेंस क्या क्या काम करता है उसके बारे में 1 घंटे तक हम पूरा उसकी डीप में जाएंगे। इंडक्टेंस कैसे फिटअप किया जाता है वेल्ड मशीन में, उसके बारे में हम डेप्थ में जाएंगे, उस टाइम पे समझाएगा। लेकिन ये चारों ऑप्शन दिए तो आपको ऑल ऑफ अबव देना है। तो यहाँ पे आपको एकदम क्लियर से आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। आपका व्यू ही क्लियर नहीं है तब आपको फेल होने का चांसेस बढ़ जाता है। सी सिर्फ 3.1 से आपका फ्यूचर ब्राइट बन सकता है। आप क्वालिटी इंस्पेक्टर, वेल्डिंग इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्शन इंजीनियर या टीपीआई में भी इजी तरीके से आपको जॉब मिलने का चांसेस मिलता है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। और मैं आशा करता हूँ ये सब चीज़ आपको पसंद आया होगा। और मेरा हमारा जो आगे का वीडियो है वो पूरा लंबा है। मुझे पता है बहुत सारे लोग सजेशन करते हैं कि भाई स्मॉल वीडियो बनाओ, लेकिन यार मैं स्मॉल बनाएगा तो उसमें समझाएगा ही क्या, इसकी वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसके लिए मैं लेंथ वीडियो करता हूँ। एक टाइम आएगा तो हम कभी स्मॉल भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।